नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और आज की अपनी जो क्लास है ये रीतिकाल से संबंधित तीसरी क्लास है। और इससे पहले जो है हमने रीतिकाल की 2 क्लासें जो है कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्न के बारे में। और साथियों, आपके जो है ये 10,000 प्रश्नोत्तरी में आज अपना जो ये प्रश्न है 601 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। कविता इनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? साथियों, आपको पता है कि फिलहाल अभी ये जो एग्जाम है सब में कथन और जो पंक्तियां हैं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको कथन पे जो है कम से कम ज्यादा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपने जो है कथन वाले प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए। तो हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। कविता इनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन जो है किस कवि के लिए है। पहला ऑप्शन आपके सामने वृंद कवि के लिए, या फिर आपके देव के लिए, बिहारी के लिए, या फिर आपके सामने चौथा ऑप्शन है गवाल कवि के लिए। तो साथियों, यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है, तो ये कथन बिहारी जी के लिए है। किसके लिए? बिहारी के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कविता इनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन बिहारी जी के लिए है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। फिर से आपके सामने जो है एक कथन आया हुआ है। कथन है, जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह समता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? साथ कथन आपका बिहारी से संबंधित है और ये किस आचार्य ने दिया था? तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो आपका कथन है, जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह समता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर 2 है रामचंद्र शुक्ल जी का, तीसरा ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र का, या फिर आपके सामने जो है बच्चन सिंह का। तो साथियों, इस कथन के बारे में बात करते हुए कि ये कथन किसका है, तो आपके जो ये कथन है ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। किसके संबंध में? बिहारी के संबंध में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न आपका निम्न में से असंगत है। एक तरफ साथियों आपके जो है रचनाओं का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके कवियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसमें असंगत के बारे में। पूछा गया है कि कौन सी रचना है जो उसके लेखक के द्वारा नहीं रची गई है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपके सामने कवित रत्नाकर, जिसके रचनाकार कौन है? सेनापति। तो बिल्कुल साथियों, जो कवित रत्नाकर रचना है इसके कवि कौन हो जाएंगे? तो आपके सेनापति। ये बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है आपका सही है। इसके बाद में आगे बात करूँ यमक सतसई किसकी रचना है? तो आपके वृंद कवि की है। यमक सतसई किसकी रचना है साथियों? वृंद कवि की। तो आपका यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा आपके तीसरी रचना है आपकी रतन हजारा। ये बिल्कुल रस निधि के द्वारा जो है लिखी गई थी। रतन हजारा किसकी रचना है? ये रस निधि की रचना है। ठीक है, तो आपका ये तीसरा नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करती हूँ मैं नयन पच्चीसी के बारे में। तो साथियों, ये नयन पच्चीसी जो है ये आपके गोप कवि की नहीं है। किसकी नहीं है? गोप कवि की नहीं है। तो आपका जो है ये चौथे नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, तब महाराजा मानसिंह का उपनाम है। महाराजा मानसिंह का उपनाम क्या है साथियों? तो यहाँ हम बात करते हैं कि महाराजा मानसिंह का उपनाम क्या है। पहला नंबर का ऑप्शन आपके सामने सेनापति, दूसरा ऑप्शन है पजनेश, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने द्विजदेव और चौथा ऑप्शन है कृष्ण दास। तो साथियों, महाराजा मानसिंह का उपनाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके महाराजा मानसिंह का उपनाम क्या है? द्विज देव। क्या हो जाएगा? द्विज देव के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है साथियों? तो
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है, या फिर आपके दूसरा ऑप्शन है मिश्र बंधु, तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और चौथा ऑप्शन आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। तो साथियों, जैसे आपके रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये सारे जो फैक्ट है मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सारे फैक्ट क्लियर करवा दिए, तो बार बार एक ही चीज को दोहराना भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो है समय जो है वेस्ट होने एक तरफ से समय वेस्ट होने का ही है, क्योंकि मैंने एक चीज को है लगभग ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिए हैं, और सारे जो प्रश्न है ऐसे जो किसने क्या कहा था वो सारे मैंने डिटेल से उनमें सोल्व करवा दिए। तो आप जैसे पहली वीडियो देखोगे तो बार बार आप भी ये चीज़ देखना पसंद नहीं करोगे कि मैडम ने पिछली क्लास में बता दिया था, तो फिर हर बार मैम ये जो है क्यों बताती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रीति श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए निम्न में से उपयुक्त माना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? यहाँ पे जो है कौन सा शब्द है साथियों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइप हम तो नहीं करते हैं, टाइप करवाना पड़ता है इनको प्रश्नों को, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो कभी कभी आप जो है किसी भी प्रश्न को लेके हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन गलत टाइप हो जाए, या फिर कभी कोई प्रश्न है उसका उत्तर मेरे से भी गलत बताने में आ जाए, तो आप उस चीज़ का इश्यू मत बनाना ऐसे कि मैम ने ये प्रश्न गलत बता दिया। ठीक है, गलती इंसान से होती है, तो हो सकता है आप कमेंट करके बताओगे, तो हो सकता है उस गलती को बिल्कुल अगर आपको लगेगा कि ये गलत है तो मैं आपको वहाँ बता दूंगी हाँ इसका आंसर ये सही होने वाला है। जो भी है आप कमेंट करके बता देना, लेकिन गलती इंसान से हो जाती है। ठीक है, प्रश्न अपना, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? ठीक है, पहला आपके रीतिकाल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने श्रृंगार काल, तीसरा ऑप्शन है कला काल, और चौथा ऑप्शन आपके सामने अलंकृत काल। तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के लिए उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो इन्होंने माना है कला काल। किसने? राम कुमार वर्मा ने कला काल को उपयुक्त माना है। इनका एक कथन है, उस कथन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कला काल जो है राम कुमार वर्मा ने माना है। तो बिल्कुल आपको उनका ये कथन बहुत शानदार एक बड़ा कथन है। अगले जो अब आपके जो प्रश्न रहेंगे आने वाली प्रश्न है उसके अंदर मैं वो कथन लेके आऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कथन जो है रामकुमार वर्मा ने कला काल किस रूप में माना है। ठीक है, तो अभी तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्ट नायक ने, या फिर शंकुक ने, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आनंद वर्धन ने, चौथा ऑप्शन आपके सामने भामा ने। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने कि रसा स्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो ये कहा था आपके भट्ट नायक ने। किसने कहा था? भट्ट नायक ने। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। बंगी बणिति बरंगी है यहाँ पे, ठीक है, बरंगी बणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? पहला ऑप्शन आपके सामने वामन ने, दूसरा है शंकुक ने, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आनंद वर्धन ने, चौथा ऑप्शन आपके सामने कुंतक ने। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ बरंगी बणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? तो ये विशेष महत्व देने वाले कौन हो जाएंगे? आपके कुंतक। कौन हो जाएंगे? कुंतक। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। आपका 9वां प्रश्न है, वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित किसका कथन है? आपके सामने पंक्ति के माध्यम से पूछा गया है कि वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित किसका कथन है? पहला ऑप्शन आपके सामने चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन आपके सामने रसनिधि, तीसरा ऑप्शन आपके सामने वो है ब्रजनाथ, और चौथा ऑप्शन है शिष्टता। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने कि ये कथन किसका है, तो ये आपके चिंतामणि का कथन है। किसका? चिंतामणि के द्वारा दिया गया कथन है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। साहित्यिक रचनाओं के लिए खड़ी बोली ने ब्रज भाषा का स्थान कब लिया? साथियों बहुत ही जल्दी जो है हम आपके सामने लाइव और वो भी डिजिटल बोर्ड के सामने, अगर आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो हम बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड ला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो है इतना जो है इनकम नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड ला सकें। तो आप लोगों को सपोर्ट तो करना ही है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे वीडियो को
आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे हम भी आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों आपको जो है वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने आपके साथी लोग हैं सबके साथ शेयर करो और सबको कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। ठीक है, हम बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। साहित्यिक रचनाओं के लिए खड़ी बोली ने ब्रजभाषा का स्थान कब लिया? रीतिकाल में या फिर आपके आधुनिक काल में, स्वतंत्रता के बाद का काल या फिर आदिम युग। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं बहुत ही जो है अजीब प्रश्न आपके सामने। तो आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न जो है इसका जो आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा रीतिकाल, क्योंकि ब्रजभाषा को स्थान कब मिला था? रीतिकाल। रीतिकाल के जो है इसी समय खड़ी बोली ने ब्रजभाषा का स्थान लिया था। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? रीतिकाल। तो आपका पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए, रीतिकालीन काव्य रचना का प्रमुख स्रोत है। रीतिकालीन काव्य रचना का प्रमुख स्रोत क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्र, गाथा सप्तशती तथा अमरुकस्तक, वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ मैं बात करते हूँ रीतिकालीन काव्य रचना का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बिल्कुल संस्कृत का काव्य शास्त्र भी है, गाथा सप्तशती तथा अमरुकस्तक भी है, वात्स्यायन का कामसूत्र भी है। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल रीतिकालीन काव्य रचना का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से रीति के संबंध में सही युग्म है। ठीक है, रीति यानी रीतिकाल के संबंध में जो है सही युग्म है। तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला जो ऑप्शन आपके सामने वो है विशिष्ट पद रचना रीति, आचार्य वामन ने कहा था। रीतिकाल के संबंध में विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा था? तो आचार्य वामन ने कहा था। काव्य मार्ग किसने कहा था? तो आचार्य भोज ने कहा था काव्य मार्ग। मौखिक वर्णनात्मक सौंदर्य का आनंद किसने कहा था? ये भी आपके रीतिकाल की जो है विशेषता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो साथ ही उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट पद रचना जो है आपके आचार्य वामन ने कहा था, काव्य मार्ग जो है आचार्य भोज ने कहा था और मौखिक वर्णनात्मक सौंदर्य का आनंद जो है आपके रीतिकाल की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, रीतिकाल का प्रारंभ निम्न में से रचना से माना जाता है। कौन सी रचना से माना जाता है रीतिकाल का जो है प्रारंभ? ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं चिंतामणि कृत रस विलास से, मतिराम कृत रस रास से, तीसरा ऑप्शन है केशवदास की रसिक प्रिय से और चौथा ऑप्शन आपके सामने वो है 1 व 2 ऑप्शन दोनों। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने रीतिकाल का प्रारंभ जो है निम्न में से किस रचना से माना जाता है? तो एक तो आपके चिंतामणि कृत रस विलास से माना जाता है और एक आपके जो है मतिराम की जो है रसराज रचना से भी जो है आपका रीतिकाल का जो है प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं चौथा नंबर का जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए आपके सामने कथन दिया हुआ है, ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक के से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने उपयुक्त कथन के लिए कहा है। बिल्कुल वेरी मोस्ट है साथियों, मोस्ट आपके सामने, ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष है और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने उपयुक्त कथन किसके लिए कहा है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने चंदन के लिए, दूसरा है बेनी वाजपेयी, तीसरा है आपके सामने संतुलन और चौथा है मंडन के लिए। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने तो ये कथन किसके लिए कहा था शुक्ल जी ने? तो बेनी वाजपेयी के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, तर्क दिए हुए हैं साथियों 2, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा तर्क सही है। दूसरा जो जैसे तर्क ए है और एक तर्क आर है। ठीक है, आपको बताना कि तर्क ए सही है या फिर तर्क आर सही है, और जो तर्क ए सही है और तर्क आर है वो तर्क ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। इस प्रकार का प्रश्न है जो आपको देखने को मिलता है और ऐसा प्रश्न आपके 2015-16 वाली जो वैकेंसी थी ग्रेड फर्स्ट की उसके अंदर आपको पूछा गया था तर्क ए और तर्क आर वाला, जिसके अंदर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है शुक्ल जी का है जो कथन पूछा गया था कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसा कुछ कथन था। आप प्रश्न देखना आराम से। तो आजकल ऐसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रश्न गलत नहीं करना है। प्रश्न आपके सामने तर्क ए है, सबसे पहले स्थापना ए दे रखी है। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है।
और तर्क आर है, रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। ठीक है, तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ कि तर्क ए और तर्क आर में से जो है आपको सही बताना है। यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन आपके सामने ए और आर दोनों सही हैं। जो आपके सामने तर्क है ए और तर्क आर दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ए गलत है और आर सही है, और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने रीतिकालीन कवियों में श्रृंगारिकता, बिल्कुल श्रृंगारिकता पाई जाती है उनमें। अलंकार प्रियता, लगभग जो कवि है उन सब अलंकार उनके जो है दोहे छंद में उनकी जो रचनाएं हैं उन सब में अलंकार की विशेषता देखने को मिलती है। चमत्कार प्रदर्शन की जो है प्रवृत्ति में पाई जाती है। ठीक है, श्रृंगारिकता आपकी बिल्कुल जो है मिलती है उनमें। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि कहाँ थे, नहीं थे बिल्कुल। तो आपका जो यहाँ पे है तर्क ए सही है और तर्क आर है जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आपका 2 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तर्क ए सही है और आर गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। बिहारी के दोहों का श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत अनुवाद किसने किया था? बिहारी के दोहों का जो है श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो साथियों पहला ऑप्शन है परमानंद ने, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बिहारी ने, तीसरा ऑप्शन आपके सामने घनानंद ने, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो जो आपके बिहारी के दोहों का श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो परमानंद ने किया था। किसने? परमानंद ने किया था। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। निम्न में से रीति सिद्ध काव्यधारा के से संबंध नहीं है। निम्न में से रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके सामने कवियों का नाम दे रखे रसनिधि, दूसरा है बिहारी, तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा है रसिक सुमति। ठीक है, तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं आपके रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है। तो यहाँ आपके जो हो जाएंगे वो रसिक सुमति, जो यहाँ आपके रीति सिद्ध काव्यधारा से नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न जो है आपका वो है फिरंगी सतसई के रचयिता हैं। फिरंगी सतसई रचना है, इसके रचयिता कौन है आपके? तो भगवान दीन, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आनंदी लाल, और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ फिरंगी सतसई के रचयिता कौन है आपके? तो हो जाएंगे आनंदी लाल। ठीक है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन है जो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों आपको इन जो क्वेश्चन है इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से। किसके नाम से? प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस पर अगर आप जाके ज्वाइन करोगे और फाइल्स में ढूंढोगे तो आपको जो है सारे प्रकार की जो है वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपके अब तक के हुए 625% मान लो आज की वीडियो के समेत। ठीक है, तो इसके साथ आपको जो है 600 प्रश्नों की जो है पूरी पीडीएफ आपको अलग अलग 25-25 प्रश्नों के माध्यम से जो है पूरी पीडीएफ उसके अंदर मिल जाएगी। दूसरी बात मैं बात करूँ साथियों, हमारी जो है गूगल क्रोम पर आपको जो है सभी प्रकार की, जैसे आपको कोई टॉपिक चाहिए उपसर्ग का, तो उपसर्ग का टॉपिक मिल जाएगा आपको। जैसे उसके अंदर उसमें अपलोड है आपके, जैसे उसने कहा था कहानी, जो आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, उसने कहा था। ठीक है, ये है जो आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, तो ये आपको जो है उस पर पूरी बिल्कुल एकदम सटीक और जो है कंफर्म पूरी कहानी उसमें मिल जाएगी। तो आपको साथ ही ये जो है क्रोम की आईडी और आपको टेलीग्राम की आईडी, ये सब हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप लिंक को क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल, क्रोम पेज को यानी गूगल पेज को आप फॉलो कर ले। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप तो हमारा फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर ले, इंस्टा पेज उसको भी फॉलो कर ले। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर ले। तो आपको हर प्रकार की वीडियो पीडीएफ है जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिल सकती है, या फिर आप क्रोम पे जाके हमारी जो क्रोम आईडी है प्रबोध क्लासेज के नाम से, प्रबोध क्लासेज ब्लॉगस्पॉट या प्रबोध क्लासेज इन .in, ठीक है, इन दोनों नाम से आप जो है जाके सर्च कर सकते हो। तो आपको जो है सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम हमारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु
नहीं विकास यही कल की उक्ति है। ये किसकी पंक्ति है साथियों? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कल की कल। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है साथियों? तो इसके अंदर हम बात करते हैं उक्ति है। इसमें आपको जो है अलंकार पूछा गया कि कौन सा अलंकार इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है, या फिर दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, या फिर एक और बयान। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने, यहाँ पे जो आपके सामने ये एक और बयान साथियों, ये जो है कोई अलंकार तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके इसकी जगह आपके जो है इसका अलंकार ही है अन्योक्ति, और इसमें अलंकार भी कौन सा हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपके अन्योक्ति अलंकार। तो चौथा नंबर का ऑप्शन है जो इसमें बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ये आपका चौथा ऑप्शन है जो गलत था। इसका जो आंसर है अन्योक्ति अलंकार, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको लिख ले हुए। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। तो आपका यहाँ पे जो है नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपके इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। असत्य कथन जो है आपसे पूछा गया है कि जो प्रश्न है इसमें असत्य कथन कौन सा है? पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, बिहारी सत्सई श्रृंगार भक्ति और नृत्य की त्रिवेणी है। बिहारी सत्सई श्रृंगार जो है भक्ति और नृत्य की त्रिवेणी है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने, मिश्र बंधु बिहारी को कवि ही नहीं मानते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बिहारी सत्सई का समाप्ति काल 1662 ईस्वी है। चौथा ऑप्शन है बिहारी सत्सई का सर्वाधिक साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं। बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं। तो साथियों इसमें जो है असत्य कथन बताना है। तो साथियों आपके जो बिहारी सत्सई है इस पर सर्वाधिक साहित्य ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, तो आपका जो है चौथे नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये असत्य कथन, इस पर साहित्य ग्रंथ सर्वाधिक नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, रचना व उनके रचनाकार के साथ सुमेलन होगा, यानी सुमेलित प्रश्न पूछा गया आपका कि इसमें रचना और रचनाकार को सम्मिलित करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रस रहस्य के, जो आपका जो है स्वाद का रहस्य है। यह स्वाद का रहस्य नहीं है साथियों, यहाँ पर रस रहस्य है। क्या है? रस रहस्य। ये किसकी रचना है साथियों? तो यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये रचना हो जाएगी आपके कुलपति मिश्र की। किसकी है? कुलपति मिश्र की। दूसरी रचना के बारे में बात करती हूँ आपके सामने, दूसरी है रसिक रंजना। इसके रचनाकार कौन है आपके? तो रसिक रंजना के रचनाकार हो जाएंगे कुमार मणि। कौन हो जाएंगे? कुमार मणि। रस सारांश किसकी है? तो सबसे सीधा सिंपल, ये तो कई बार पूछी गई है, भिखारी दास की है। तो बची हुई रस चंद्रिका किसकी है? तो ये है आपके उजियारे कवि की। ठीक है, तो साथियों यहाँ आपका जो है आंसर रहेगा 1, 2, 4 और 3। ठीक है, जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 1, 2, 4 और 3। ठीक है, रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की। रसिक रंजना जो है आपके कुमार मणि की है। रस सारांश आपके भिखारी दास की है, और रस चंद्रिका आपके उजियारे कवि की है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, व्रत कौमुदी का कौमुदी जो है रचना, उसका वर्णन विषय क्या है साथियों? रस विवेचन है। दूसरा ऑप्शन है छंद शास्त्र है। तीसरा है सजावट है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम बात करते हैं आपकी व्रत कौमुदी जो रचना है, इसका वर्णन विषय मेन क्या है? तो छंद शास्त्र है। क्या है? छंद शास्त्र। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, बिहारी सत्सई पर संजीवनी भाष्य टीका निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? बिहारी सत्सई पर संजीवनी भाष्य टीका निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? प्रभुदयाल पांडेय के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है आनंदी लाल शर्मा। तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, और चौथा है आपके सामने पद्म सिंह शर्मा। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो जो है बिहारी सत्सई पर संजीवनी भाष्य टीका किसके द्वारा लिखा गया? तो पद्म सिंह के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि किसने प्रदान की है? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि किसने प्रदान की है? पहला ऑप्शन आपके सामने कृष्णलाल कवि। दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तीसरा है श्री राधाचरण गोस्वामी, और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि किसने प्रदान की? तो श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने है। इन्होंने ही जो है बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपाधि प्रदान की थी। तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आज का और अपना अंतिम प्रश्न है, वो है रीतिकालीन काव्य को भारतीय मनीषी का हास्यकालीन प्रेम किसने
कहा है? रीतिकालीन काव्य को भारतीय मनीषी का हास्यकालीन प्रेम किसने कहा है? पहला ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है जो आपके रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, या फिर आपके नलिन क्या है नलिन विलोचन शर्मा ने कहा था। तो साथियों आपका जो है यहाँ पे चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रीतिकालीन काव्य को भारतीय मनीषी का हास्यकालीन प्रेम जो है नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। ठीक है, तो साथियों आज के जो अपने प्रश्न हैं यही होते हैं समाप्त। और इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने जो है अपना जो 10,000 प्रश्नोत्तरी चल रही है, और 10,000 प्रश्नोत्तरी के अंदर मैं बात करूँ तो आपके सबसे पहले आदिकाल के प्रश्न देखना। आदिकाल की आपके जो है समथिंग 10 वीडियो से 10 से 11 वीडियो जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आप भक्ति काल की वीडियो देखना, सब पे जो है क्रम लगे हुए हैं, जैसे पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, ऐसे जो है आपके उस पर क्रम लगे हुए हैं। भक्ति काल की लगभग 6-7 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने रीतिकाल की, तो रीतिकाल की ये आज जो है तीसरी वीडियो है। ठीक, कौन सी? तीसरे नंबर की। और आधुनिक काल की मैं बात करूँ आपके आधुनिक काल की, तो साथियों आधुनिक काल में आपके कम से भी कम 6-7 वीडियो जो है हमने अपलोड कर दी हैं। तो जैसे ही आपके साथियों आज सबसे पहले हम करेंगे अब वापस शुरुआत से, जैसे भी रीतिकाल चल रहा है तो रीतिकाल के जो मैं पूरे कंप्लीट 15 वीडियो करूंगी। कितनी? 15 वीडियो। उसके बाद में फिर वापस शुरुआत से आदिकाल के पूरी 15 करके कंप्लीट करके छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर भक्ति काल के 15 वीडियो करूंगी। फिर ऐसे आधुनिक काल है इसकी भी 15-15 वीडियो कंप्लीट करके थोड़े से दिन इसको जो है स्टॉप कर दूंगी। क्योंकि इसीलिए स्टॉप करूंगी, मेन रीजन है यह है कि जैसे आपके सामने ग्रेड फर्स्ट का और ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपकी कहानी हुई पूस की रात। अब मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले इस कहानी को पढ़ा दूँ। इस कहानी को पढ़ाने के बाद जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसके जैसे 100 प्रश्न है, ठीक है, तो 100 प्रश्न में पहले इस कहानी के करवा दूं, क्योंकि लगभग अपना जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनके जो प्रश्न है लगभग जो मैटर है वो कवर होने वाला है। ठीक है, तो आप उन प्रश्नों को देखोगे तब तक आपका जो है इधर वाला जो है कंटेंट ये भी एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपके पूछ की रात है, बहुत सारा सिलेबस है, तो सबके 100 प्रश्न में है जो इसके करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए यही, धन्यवाद।